नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हाजिर है टैक्स बचाने में आपकी मदद करने वाला आपका पसंदीदा टॉक शो टैक्स गुरु। इनकम टैक्स आप हर साल भरते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर हमें सही समय पर सलाह नहीं मिल पाती और गलती कर बैठते हैं। और आप इस तरह की गलती नहीं करें, इसलिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं टैक्स गुरु, जो देता है इनकम टैक्स पर आपके हर सवाल का जवाब। तो आधे घंटे तैयार रहिए टैक्स बचाने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या सही तरीका होता है टैक्स भरने का। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, यानी आप सबके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और हमारे टैक्स गुरु ऐसे हैं जिनके पास टैक्स से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उनके पिटारे में सभी के लिए जवाब है और सभी के लिए फायदे की बात भी होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर हम फोकस करने वाले हैं। जानेंगे कि क्या अलग अलग संपत्ति के लिए अलग अलग वसीयत बनाई जा सकती है या सभी संपत्ति के लिए एक वसीयत ही बनानी होगी। हाउसवाइफ पत्नी ने लकी ड्रॉ में जीता घर, लेकिन होम लोन चुकाएंगे पति, तो टैक्स छूट का फायदा किससे मिलेगा। और दूर करेंगे दर्शकों की निवेश से जुड़ी उलझने। साथ ही हैं आपके भी ढेरों सवाल जिसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे अपने टैक्स गुरु से। लेकिन उससे पहले टैक्स गुरु से हम ये समझना चाहते हैं, जबकि हमारे कई बुजुर्ग दर्शक हमारा ये शो देखते हैं और इस सवाल की उत्पत्ति हमारे पिछले शो से ही हुई है, क्योंकि उसमें लखोटिया जी ने बताया था कि वसीयत बनाना कितना जरूरी है। इसलिए कई बुजुर्ग दर्शक हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं लखोटिया जी कि अलग अलग संपत्ति है, तो क्या अलग अलग संपत्ति के लिए इन्हें अलग अलग वसीयत बनाना चाहिए या एक बना सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये फायदे की बात है कि हमारे देश में समृद्धि तरक्की वास्तव में हो रही है। यही तो कारण है कि दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो हमारे पास तो क्या करें। क्या ये पॉसिबल है कि हम अलग अलग प्रॉपर्टी की अलग अलग वसीयत बना ले या सब प्रॉपर्टी को मिला के एक वसीयत में ही लिखना पड़ेगा। उत्तर है मर्जी मेरी। जी हां, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। अर्थात अगर आप चाहें तो एक वसीयत में ही सभी प्रॉपर्टी की डिटेल लिख सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी की अलग अलग वसीयत बना दूं, वो भी बना सकते हैं। और इस अलग अलग वसीयत बनाने का सबसे बड़ा फायदा एक ही है, और वो फायदा ये है अलग अलग वसीयत होने से जिस व्यक्ति को आपने एक प्रॉपर्टी दी है उसके पास पूरी की पूरी वसीयत रहेगी, क्योंकि उसमें वर्णन है केवल एक प्रॉपर्टी का। यानी कि आप सजेशन ये दे रहे हैं कि अलग अलग बनाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन क्या एक बुजुर्ग दंपत्ति जॉइंट विल बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा सवाल है। हस्बैंड वाइफ टुगेदर जिंदगी भर साथ रहे और अब वसीयत बनाने का समय आ गया, दोनों अलग अलग बनाए। जी हाँ, आंसर आपके फेवर का है। आपकी इच्छा हो अलग अलग बनाए, आपकी इच्छा हो एक साथ बनाए। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, इट इज पॉसिबल। हम एक जॉइंट विल हस्बैंड और वाइफ दोनों की मिला के बना सकते हैं। और आज हमने चर्चा शुरू की थी अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वसीयत आदि। उसमें एक और बात बतला दें, अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी की अलग अलग वसीयत बनाते हैं तो कृपया वसीयत में ये लिख देवे जरूर, मेरी अन्य संपत्ति और अन्य प्रॉपर्टी के लिए मैं अलग से पृथक रूप से उसकी वसीयत बनाऊंगा। जी, तो ये क्लैरिटी तो मिल गई है कि अगर आपकी अलग अलग संपत्ति है तो आप अलग अलग वसीयत उनके लिए बना सकते हैं और मियां बीवी दोनों मिलकर जॉइंट विल भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग अलग विल भी बना सकते हैं। मर्जी आपकी है, लेकिन वसीयत जरूर बनाएं। अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। बोकारो से सुदेश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घर किराए पर टैक्स को लेकर थोड़ा सा उलझ गए हैं, दूर करते हैं उनकी उलझन। नमस्ते वर्मा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, पूरा सवाल पूछिए। नमस्कार लखोटिया साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके एक ज्वाइंट नेम पे घर लिया है दिल्ली में। अच्छा जी। और मैं रहता हूँ बोकारो में। हाँ हाँ। मैंने उस घर को अपने बेटे के नाम पे, बेटे को किराए पे दिया हुआ 1000 रुपए महीने पे। ठीक है। और बेटे ने फिर फर्दर उस घर को रेंट आउट किया हुआ 10,000 पर मंथ पे। अच्छा। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे ये कह सकता है कि आप एज पर सर्कल रेट हाउस रेंट दो, और दूसरा कि क्या मेरे बेटे को भी उसमें 30% एज ए हाउस मेंटेनेंस मिल सकता है? समझ गए। एक सवाल पूछ रहे पर दो आइटम पूछ ली। पहला सवाल का उत्तर ये है
कि जो आप बता रहे हैं कि बेटे को 1,000 रुपए में आपने महीने के ऊपर किराए पे चढ़ा दिया अपना मकान, और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि सर्कल रेट जिसके लिए परचेज सेल जरूरी है, क्या उस सर्कल रेट का नियम मकान को किराए में देने पर भी लगेगा क्या? आपको बतला दें, ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं है कि सर्कल रेट के हिसाब से रेंटल इनकम का आकलन हो, इसलिए इसकी चिंता नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि जब आप मकान किराए पे देवें तो उसका मार्केट रेट जो रीजनेबल है वो होना चाहिए। आपके केस में अनरीजनेबल लग रहा है, क्योंकि आपने बेटे को दे दिया 1,000 रुपए महीने में, वो आगे से 10,000 रुपए महीने में लगा रहा है। सेकंड सवाल का आपका उत्तर यह है, आपको रेंटल इनकम पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मिलता रहेगा, पर बेटे को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो मकान का मालिक नहीं है। और अगला सवाल भी मकान से जुड़ा है, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। अहमदाबाद से गिरीश पडिया ने यह सवाल भेजा है। हाउसिंग बोर्ड के ड्रॉ में गिरीश की पत्नी ने एक घर जीता है। वैसे आजकल ड्रॉ काफी हो रहे हैं, दिल्ली में भी ड्रॉ हुआ है। पत्नी हाउसवाइफ है और इसलिए घर का लोन गिरीश को ही देना होगा। बैंक पत्नी के नाम से गिरीश को लोन देने के लिए तैयार है और गिरीश लोन के गारंटर होंगे। गिरीश जानना चाहते हैं कि अगर वो होम लोन का EMI भरेंगे तो बतौर गारंटर उन्हें लोन पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए गिरीश क्या करें? हाउसिंग बोर्ड के नियम के मुताबिक लकी ड्रॉ में जीते घर में दूसरा व्यक्ति को ओनर नहीं हो सकता है, तो क्या करें? और गिरीश जी के सवाल में कई दिल्ली वासी भी अपना जवाब ढूंढेंगे। पहले तो मेरे कान खड़े हुए जब आपने कहा ना कि घर जीता है। घर नहीं जीता, अलॉटमेंट लेटर जीता है केवल। जी हाँ, अलॉटमेंट लेटर पत्नी को प्राप्त हो गया, वही घर जीतने जितना बड़ा है, क्योंकि जब अलॉटमेंट आ जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है प्रॉपर्टी की। अब उत्तर, पहली बात यह है, इनके पतिदेव को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पत्नी के नाम में है और पति पत्नी के दोनों के नाम में जॉइंट प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड के नियम के हिसाब से नहीं हो सकता, इसलिए पति को बेनिफिट नहीं मिलेगा। पति गारंटर बनना चाहे बन जाए गारंटर, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, परंतु टैक्स बेनिफिट केवल पत्नी को मिलेगा। और अगर कोई कारण से पति के द्वारा कुछ राशि पत्नी को दी जाती है लोन आदि के रूप में, उस पर ब्याज रीजनेबल चार्ज करना पड़ेगा। नवीन रवनाम जी का अगला सवाल। नवीन का अपना घर है, दोनों पति पत्नी नौकरी में है, पत्नी के नाम पर खाली प्लॉट है जो कि उन्होंने अपनी इनकम से खरीदी थी। नवीन इस प्लॉट पर घर बनाने का सोच रहे हैं ताकि इसे किराए पर दिया जा सके। पति पत्नी कंस्ट्रक्शन का खर्च और किराए की इनकम शेयर करेंगे। साथ ही नवीन और उनकी पत्नी ज्वाइंट होम लोन भी लेने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें इसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है और टैक्स छूट तो मिलेगा दोनों को। पहले तो ये बता दें, जो नवीन जी का सवाल है उसके अंदर बेहतर टैक्स प्लानिंग छिपी हुई है, और वो ये है कि इनके पास एक प्लॉट है पत्नी के नाम में, और प्लॉट के ऊपर वसूल करके वहां पर कंस्ट्रक्शन करके किराए पे दे के फायदा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है। अगर आपका भी प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, इनकम नहीं आ रही है, कोई कब्जा कर ले इसका डर लग रहा है, तो बेहतर विकल्प होगा डेफिनेटली कि आप भी अपने प्लॉट को मकान में बदल दे। पर अब पति पत्नी दोनों मिलकर लेना चाहते हैं फायदा, वो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके नाम में प्लॉट है वही ब्याज का भुगतान रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन करेगा और केवल उसे फायदा मिलेगा। हाँ पतिदेव, अगर आप चाहते हैं कि आपको गारंटेड फायदा मिले तो आपको अपनी पत्नी से आधा प्लॉट का हिस्सा खरीदना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी छूट आपको। इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है सेक्शन 80GG की छूट और इसके तहत कितनी छूट का फायदा आपको मिल सकता है। वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब हम लेकर आते हैं और आपके लिए टैक्स को बनाते हैं आसान। आज टैक्स गुरु के सामने मैं एक ऐसा सवाल रखने वाली हूं जो हजारों लाखों करदाताओं को राहत की सांस देगा। टैक्स गुरु, कई लोग हैं जो अपना घर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो किराए के घर में रहते हैं, लेकिन उनके सैलरी में शायद HRA का कंपोनेंट नहीं है, वो छोटे बिजनेसमैन हैं, अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए किराए में रह रहे हैं। लेकिन क्या इन सब के लिए इनकम टैक्स में ऐसा
कोई प्रावधान है जो इन्हें छूट दिला सकता है इस किराए पर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लाखों क्या करोड़ों व्यक्ति है जिनके पास अपना मकान नहीं है। पर हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा और नोट कर लीजिए डायरी में, आज के करीब करीब 8 वर्षों बाद ये सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा मुझे। क्यों भाई? इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक सबका हो घर अपना। तो मुझे तो आप पूरी आशा है कि सबका अपना घर हो जाएगा उस समय तक। पर आज की बात है, आज अपना मकान नहीं है, नौकरी कर रहे हो एचआरए नहीं मिल रहा है और न रहने का मकान मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हो तो भी छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करके मकान नहीं ले सके। चिंता न करें, आयकर कानून में एक स्पष्ट प्रावधान है, आयकर की धारा 80G के तहत, जहां पर लिखा हुआ है अगर आपका अपना मकान नहीं है तो आपको इनकम टैक्स छूट दिलाएगा। खुश हो गए ना? बस जरा रुकिए, देख लीजिए कितनी छूट मिलती है। आगे लिखा हुआ है 25% ऑफ इनकम। तो धीरे पूरी बात सुनिएगा, 25% ऑफ द इनकम तक छूट मिलेगी या मैक्सिमम 2000 रुपए प्रति महीना। तो कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि मैक्सिमम आपको 2000 रुपए पर महीना छूट मिलेगी आयकर की धारा 80G के तहत। यानी बहुत बड़ा फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है लखोटिया जी, छोटा सा ही फायदा है। आप उठाना चाहें तो जरूर उठाइए। सवालों का रुख करेंगे। महेंद्र सिंह भी निवेश पर ही राय चाहते हैं लखोटिया जी की, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं कि पीपीएफ लें या एफडी लें, और जानना चाहते हैं कि अगर एफडी में ये निवेश करते हैं तो कम से कम मिनिमम कितने समय तक इन्हें एफडी में टिके रहना चाहिए ताकि टैक्स छूट मिले। भैया मैं तो ये चाहूंगा 2 in 1, एक नहीं 2 in 1। कहने का मतलब एफडी भी ले और पीपीएफ भी निवेश करें। और एफडी के लिए ध्यान रखें कि एफडी के लिए मिनिमम 5 साल की टर्म डिपॉजिट होनी चाहिए, और पीपीएफ में ध्यान रखें कि आप पीपीएफ में निवेश करेंगे तो फायदा ज्यादा है, क्योंकि इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ये बड़ा फायदा है। और जम्मू से अशोक साहनी पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक फ्लैट बुक किया है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लैट के लिए अशोक जी ने बैंक से लोन लिया है। अशोक जी जानना चाहते हैं कि लोन के ब्याज पर छूट कब से और कैसे मिलेगी, साथ ही लोन रीपेमेंट पर सेक्शन 80C की छूट फिलहाल वो ले सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल है। 80C की छूट के अंतर्गत ढेर सारी चीजें हैं और 1.5 लाख रुपए लिमिट हो गई है। उसके अंदर रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन का बेनिफिट आप ले सकते हैं, परंतु जहां तक ब्याज की बात है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो इंटरेस्ट का जो फायदा है वो आप उसी समय ले सकते हैं जब आपका मकान बन के तैयार हो जाए, अर्थात अभी उसका फायदा मत क्लेम करिएगा। और पीलीभीत उत्तर प्रदेश से एक जौहरी का सवाल हमें आया है। जौहरी जी की एक प्रॉपर्टी है जिस पर उन्हें 10 लाख का फायदा मिल रहा है। जौहरी जी ने 40 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा लेने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख बन रही है। जौहरी जी 10 लाख रुपए नई प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। जानना चाहते कि उनकी कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी। कैपिटल गेन्स टैक्स होगा तब तो लगेगा ना, लगेगा नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल एक कॉस्ट प्राइस, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स से बनने के बाद जो अमाउंट हो गई और जितने में आपने बेचा तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर ऐसे में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 3 साल से ज्यादा समय होना चाहिए, तो आप पे टैक्स की लायबिलिटी बिल्कुल जीरो। और इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे उच्च शिक्षा के लिए लोन से जुड़ी सभी बारीकियां, क्या फायदे हैं एजुकेशन लोन के, और लोन के ब्याज पर आपको टैक्स छूट का फायदा कैसे मिलेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम केवल आपका टैक्स नहीं बचाते हैं बल्कि आपको बचत का नया रास्ता भी बताते हैं, और टैक्स से जुड़ी बचत आप किस तरह से कर सकते हैं। टैक्स गुरु हमारे साथ बने हुए हैं और टैक्स गुरु से समझते हैं कि आजकल पढ़ाई महंगी होती जा रही है और इसलिए एजुकेशन लोन पॉपुलर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो इसके ब्याज पर आपको छूट कैसे मिलती है। लखोटिया जी, पहली बात तो एजुकेशन लोन एक अच्छा विकल्प आप मानते हैं और इसके ब्याज पर छूट हम ले सकते हैं। अच्छा नहीं, अति अच्छा विकल्प है। दोस्तों मैं ये कहूंगा आप सभी से, आप और आपके बच्चों को एनकरेज करिए कि एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करें।
हायर एजुकेशन तक आने वाले समय में उज्जवल हो आपका भविष्य। और साथ ही साथ टैक्स की छूट को मत भूलना भैया। आयकर की एक धारा है अलग से 80E, इसके तहत अगर आपने ले लिया एजुकेशन लोन और ब्याज का कर रहे हैं भुगतान, तो पहले साल में जितना ब्याज दिया वो पूरा अलग होगा और अगले 7 सालों में भी जितना जितना ब्याज देना है पूरा का पूरा ब्याज विदाउट एनी अपर लिमिट खर्चे के रूप में, डिडक्शन के रूप में आपको मिलेगा। पर हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल ब्याज, शुद्ध ब्याज डिडक्शन दिलाएगा आपको। पहले रिपेमेंट ऑफ द लोन भी डिडक्शन दिलाता था, अब नहीं दिलाएगा, अब केवल ब्याज। और एक और महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को बतला दे कि आपने सोचा अच्छा लोन लेना है, बैंक से मुझे नहीं मिल रहा है, आप हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड से ले लें, पिताजी से ले लें, भाई से ले लें, किसी से भी ले लें, नहीं चलेगा। ये लोन होना चाहिए केवल 3 व्यक्तियों से मैक्सिमम, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैरिटी ट्रस्ट, इन 3 कैटेगरीज के पर्सन से अगर लोन लेंगे तभी उसके ब्याज पे छूट मिलेगी। और फायदे की बात है, ये लोन हाउसिंग क्या, एजुकेशन लोन अपने पढ़ाई के लिए, अपने स्पाउस की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। और अब लेते हैं सवाल जो हमारे दर्शक हमें लगातार भेजते रहते हैं। और कोटा से पारस कुमार जैन जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सुनते हैं इनका सवाल। जैन साहब नमस्ते, स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी से। नमस्ते लखोटिया जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते जी पारस जी, बोलो जी। बैंक में फॉर्म नंबर 15 एज भर के देना है, तो उसमें ग्रोस टोटल इनकम देखी जाएगी या नेट टैक्सेबल इनकम? पारस जी आप तो सीनियर सिटीजन है भैया, तो आपके तो फायदा ही फायदा है। आयकर के कानून के अंतर्गत 15H फॉर्म आप भरकर बैंक के पास जमा दे दें। नेट टैक्सेबल इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, टैक्स कटने का काम ही नहीं है, ऐसे में टैक्स आपका नहीं कटेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म जितना जल्दी हो सके वो जमा दे देना चाहिए, नहीं तो बैंक अगर गलती से पहले TDS काट ले और बाद में लेटर ऑन आप फॉर्म जमा दें तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात और जिसका ध्यान रखना है, फॉर्म जब जमा दें सेकंड कॉपी पे रिसीविंग करा ले बैंक से। और वरिष्ठ नागरिक से ही जुड़ा अगला सवाल भी है। बिमल गुप्ता अपने माता पिता के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनके माता पिता सीनियर सिटीजन तो जरूर हैं, लेकिन बिमल जी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे में बिमल जी समझना चाहते कि वो अपने माता पिता के इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, क्या ATD की छूट क्लेम कर सकते हैं? बिमल जी कोई चिंता नहीं है, सीनियर सिटीजन जो आपके पेरेंट्स है उनका आप मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, उनका आपके ऊपर डिपेंडेंट होना बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए 80D के तहत मैक्सिमम आपके प्रीमियम के अलावा पिताजी और माताजी के प्रीमियम मेडिक्लेम का देने के लिए आपको अतिरिक्त 20,000 रुपए तक छूट मिलेगी। सौरभ शर्मा परेशान इनकम टैक्स के नोटिस से। सौरभ जानना चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर 2011-12 और असेसमेंट ईयर 2012-13 का रिटर्न असेसमेंट ईयर 14-15 में भरा जा सकता है या नहीं। उन्हें इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल चुका है। भैया इसमें नई बात कौन सी है, आप बोले परेशान है। इनकम टैक्स का नोटिस लव लेटर देखकर तो सभी लोग हिल जाते हैं, इसकी बात मत करो। अब बात यह है कि आपको जब ये नोटिस मिल गया, आयकर अधिकारी ने एक लिखा हुआ, मेरे ख्याल से रीअसेसमेंट का नोटिस होगा, 148 लिखा हुआ होगा ऊपर, आयकर अधिकारी ने आपको लिखा है कि 30 दिन में इनकम टैक्स रिटर्न भरो, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फटाफट जितना जल्दी हो सके भर दें। सतीश शुक्ला जी रायपुर से हमें मेल भेज रहे हैं। सतीश जी शेयर में निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्होंने डीमैट खाता खुलवा लिया है, जानना चाहते हैं कि सेक्शन 1038 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट लेने के लिए क्या शेयर सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, जैसे चाहे वैसे रखे। डीमैट फॉर्म के अंदर ही 1038 की छूट मिलेगी ऐसा नियम नहीं है। फिजिकल फॉर्म में रखे या डीमैट में रखे, मर्जी आपकी। पर प्रैक्टिकल मैं विजडम की एडवाइस यही दूंगा, बेटर यही होगा कि डीमैट के अंदर अपने सभी शेयर्स को करा लें,
किसी प्रकार की टेंशन चिंता नहीं रहे। धन्यवाद लखोटिया जी, इतने सारे टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। आज तो सवाल जवाब का सिलसिला यहीं रुकता है, लेकिन अगर आपके मन में भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आप भेजिए हमारे पास, हम उसे रखेंगे टैक्स गुरु के सामने। आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, टीजे लिखकर स्पेस दीजिए और अपना नाम और सवाल लिख करके 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और टैक्स गुरु, हम दोनों को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके लिए टैक्स की टेंशन दूर करने के लिए। नमस्कार।